हेलो एवरीवन, मैं गौरव मिश्रा और क्यूलेस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम इससे पहले 5 से 6 वीडियो बना चुके हैं और ये लगभग 6वां या 7वां वीडियो है और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। अगर तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो वाकई में जिन्हें ज़रूरत है, जो नहीं कर पा रहे हैं तैयारी, जिनके पास बुक्स की समस्या। आजकल हालांकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि बुक्स की समस्या, क्योंकि इंटरनेट में इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब है, दुनियादारी है, तो ऐसी समस्या होनी नहीं चाहिए। पर फिर भी अगर किसी व्यक्ति को समस्या और नहीं पढ़ पा रहा और उसके लिए नया सब्जेक्ट है तो आप प्लीज़ उसकी हेल्प करिए, उसको सेंड कीजिए, भेजिए और ख़ुद तो देखिए ही, कहीं भेजिए चाहे ना भेजिए, खुद देखिए। हो सकता है कि जो लोग वीडियो मेरा देख रहे हों मेरे से बहुत ज़्यादा ज्ञानी हों, महारत हासिल हो इस सब्जेक्ट में या फिर और भी किसी सब्जेक्ट में, तो मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, जो कमज़ोर हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जिन्हें इस यूनिट से डर लगता है ना। तो उस डर को हटाने के लिए ही मेरा ये प्रयास है और आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो खुद पढ़ सकता हूँ और यहाँ ये सब वीडियो बनाने से मुझे कोई ऐसा नहीं एक फ़ायदा हो रहा है और दूरगामी अभी इसका कोई फ़ायदा भी मुझे लग नहीं रहा है ना। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि मैं YouTube से पैसे वैसे कमाऊँगा, कितने पैसे कमा लूँगा इससे, और फिर इतना जल्दी पैसे तो मिलते नहीं। आपको भी पता होगा कि पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है YouTube में, ठीक है। और वो एक दिन की बात नहीं, वो साल 2 साल लग जाते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी वीडियो बनाने पड़ते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ता है, वो अपने पास अभी संसाधन नहीं है। तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि हो सकता है कि इस मेरे आइडिया से, या हो सकता है मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसका लाभ आप लोगों को मिल जाए। तो मेरा ये मानना है कि प्लीज़ अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आप ये वीडियो देखिए। और मेरा विश्वास है कि जब पेपर होगा 19 जून को, तो मेरे वीडियो का एनालिसिस देखिएगा। मेरे वीडियो से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन तो मैं इतना विश्वास है कि मेरे वीडियो से आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि मैं वो टॉपिक ले रहा हूँ जो एकदम क्रीम है। पहले पढ़ रहा हूँ, छाट रहा हूँ, इंटरनेट से भी देख रहा हूँ, विकीपीडिया, इधर उधर दुनियादारी से जितना भी मेरे से हो सकता है, ठीक है, जितना भी मैं प्रयास कर सकता हूँ उतना मैं करने का प्रयास। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सीधा सा मतलब मैंने आपको बताया था। एक घर के बारे में मैंने लास्ट उसमें एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में, कि घर है जिसमें सारी मशीनें आपस में कनेक्ट हैं, AC कनेक्ट है, दरवाज़ा कनेक्ट है, लाइट कनेक्ट है, पंखा कनेक्ट है। कोई व्यक्ति बाहर गया और दरवाज़ा अगर खुला है, उसने सेंस कर लिया इन्वायरमेंट से कि इस घर का व्यक्ति मालिक नहीं है, उसने दरवाज़ा बंद किया और दरवाज़ा बंद हुआ तो फिर दरवाजे ने मैसेज किया बल्ब को, वो बंद हो गया, AC बंद हो गई, TV बंद हो गई। तो इस तरह सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट है और इन्वायरमेंट के सेंसर के, इन्वायरमेंट के सेंस के माध्यम से वो फंक्शन करती हैं, काम करती हैं। यही होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब आप सोचिए नहीं कि आपका काम हो जाए, मोटे तौर पे ये समझिए, आपने सोचा नहीं कि आपका काम इंटरनेट के माध्यम से हो जाए। जैसे आपने सोचा AC बंद हो जाए, यार मैं तो भूल गया, मैं ऑफिस आ गया, तो AC आपकी बंद हो जाएगी। कुछ ऐसी क्रियाकलाप सेंसर के माध्यम से आप कर सकते हैं। आपका दरवाज़ा खुला रहेगा, वो बंद हो जाएगा, लाइट बंद हो जाएगी। ऐसे रोबोट घर में होंगे कि अगर कोई आया आपके घर में मेहमान, तो वो रोबोट समझ जाएगा मेहमान है, फटाक से वो पानी ले आएगा, नाश्ता ले आएगा, खाना ले आएगा। तो ये स्मार्ट चीज़ें जो हैं, इन्हीं स्मार्ट चीज़ों की सोच को या इसके तरीके को या इसके आइडिया को ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए, ये चीज़ तो आप समझ गए। ये जो नीति है, ध्यान रखिएगा, 2014 में पहली बार लाई गई। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, IT जो अपना इंडस्ट्री है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, NASSCOM जो डिपार्टमेंट है, और अन्य प्राइवेट उद्योग मिलकर इंक्यूबेशन सेंटर्स खोल रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब समझिए क्या होता है। ये किताबों में लिखा होता है शब्द, लेकिन समझ में नहीं आता इनके इंक्यूबेशन सेंटर है क्या।
इंक्यूबेशन सेंटर्स का मतलब ये होता है कि अगर आप IoT से संबंधित कोई इंडस्ट्री खोल रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, नया बिजनेस कर रहे हैं, तो आप इन इंक्यूबेशन सेंटर्स के पास जाएंगे। इन इंक्यूबेशन सेंटर्स के पास जाएंगे तो वो उस बिजनेस को खोलने के लिए आपकी मदद करेंगे, आपको नए नए आइडिया बताएंगे, ये बताएंगे भाई आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करो, क्या इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करो, कैसे आपका बिजनेस चलेगा, सारी सलाह ये देंगे। ठीक है, तो ये इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं। स्टार्टअप्स की ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप्स की संजीवनी होती है। कोई भी कंपनी आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप करना है, खासकर IoT से संबंधित, तो उसमें आपको सलाह देने के लिए, आपकी मदद करने के लिए सेंटर्स खोले गए हैं। लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया है नेशनल एक मिनट इंटरनेट फॉर एक्सीलेंस, हाँ नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, इंटरनेट नहीं है, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, तो इसका नाम है एक्सीलेंस, नेशनल सेंटर फॉर। जो इंक्यूबेशन सेंटर है, कोई ऐसा घर है, कोई स्कूल है, या कोई ऐसा संस्थान है जो गवर्नमेंट के कुछ विभागों ने और प्राइवेट उद्योगों ने मिलकर बनाया है, जो नया बिजनेस IoT बिजनेस खोलने के लिए आपकी मदद करेगा। उसका नाम चेंज कर दिया गया है सेंटर फॉर एक्सीलेंस। एक्सीलेंस जैसे स्कूल होती है, आपको पता होगा, स्कूल में आप जाते हो तो क्या देते हैं, वहाँ एडवाइस देते हैं, वहाँ ये बताते हैं कि भैया आपको कैरियर कैसे होगा, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे सारी चीज़ें। बस ये जो एक्सीलेंस होगा वो भी स्कूल की तरह होगा, लेकिन ये IoT से संबंधित इंडस्ट्री के बारे में आपको सलाह देगा। क्लियर है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने IoT नीति लागू की है। तो भारत 2014 में IoT नीति लागू किया है, आंध्र प्रदेश ने 2016 से 20। फिर ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट की एक अवधारणा है। इंडस्ट्रियल इंटरनेट का मतलब ये है कि अमेरिका की एक कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिकल और भारत की रिलायंस इंडस्ट्री, ये दोनों जो कंपनियां हैं, ये दोनों कंपनियां मिलकर एक ऐसा कॉन्सेप्ट ला रही हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट का कि अगर कोई भी नए उद्योग खुल रहे हैं या खुले हैं, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री हो, या कोई भी इंडस्ट्री हो, तो उसमें इंटरनेट की मदद देने के लिए ये दोनों कंपनियां सामने आ रही हैं। एक अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिकल है और भारत की रिलायंस इंडस्ट्री है। ये उन उद्योगों, कोई भी उद्योग हो सकते हैं, कोई भी उद्योग है ना, तो उनको मदद देने के लिए कि आप उद्योग या तो खोल रहे हैं तो हम आपकी मदद करें, या फिर आप खुले हुए उद्योग हैं, चला रहे हैं, अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, तो हम आपकी मदद करेंगे इंटरनेट के माध्यम से, या इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे इस तरह से। उसके बाद भारत नेट। तो भारत नेट जो परियोजना है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा भारत नेट परियोजना का मतलब होता क्या है। देखिए, भारत नेट परियोजना जो है, भारत में नेट, भारत के दक्षिणी पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट से लेकर उत्तरी पॉइंट जम्मू एंड कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, इंदिरा कॉल, अब तो शायद लद्दाख में ये आने लगा है वर्तमान संदर्भ में। तो उस बिंदु तक, नीचे से ऊपर तक भारत में नेट की पहुंच होनी चाहिए। नेट हम कैसे पहुंचाएंगे? दूर दराज के गांव, जंगलों में, जहाँ पे न तो रोड की सुविधा है, ना परिवहन की सुविधा है, ना किसी की सुविधा है, तो वहाँ पे हम नेट को पहुँचाएँगे। ग्राम पंचायतों को हम नेट पहुँचाएँगे। कितनी ग्राम पंचायत? 2.5 लाख के आसपास ग्राम पंचायतें हैं। हम वहाँ पे नेट प्रोवाइड करेंगे, और वहाँ जो नेट प्रोवाइड करेंगे ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, उसमें जो स्पीड होगी उसकी वो स्पीड, ध्यान रखिएगा, वो स्पीड होगी 2 से लेकर 20 Mbps के आसपास उस नेट की स्पीड होगी। आप अपने मोबाइल में देखते होंगे, टावर जो रहता है ना, टावर 2 या 3 जो भी है, जितने भी सिम लगाए होंगे, उसके बगल में इंटरनेट की स्पीड चलती रहती है, 2 Mbps, 4 Mbps, 5 Mbps। अगर चल रही है तो, नहीं चल रही तो आप ऑन कर सकते हैं सेटिंग में जाके, नहीं तो एक एप्लीकेशन आता है स्पीड का, उससे आप देख सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये जो भारत नेट परियोजना है, भारत नेट परियोजना का मतलब समझ गए। भारत नेट का परियोजना का मतलब ये है कि भारत के दूर दराज के गाँव में इंटरनेट की पहुँच को सुलभ कराना, और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 2 Mbps से लेकर लगभग 20 Mbps के आसपास नेट प्रोवाइड कराना, स्पीड से नेट प्रोवाइड कराना। लेकिन इस परियोजना को अगर मदद की बात करें तो वो USOF, ध्यान रखिएगा, USOF फंडिंग प्रोवाइड कराता है। USOF का
फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का मतलब ये है, ये संस्था सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये कोई यूएसए या फिर यूरोपियन संघ या यूरोप की कोई संस्था हो सकती है जो इसको वित्त पोषित कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये जो संस्था है ना, ये भारत की ही संस्था है। ये संस्था 2002 में बनी थी, 2003 के एक्ट के तहत। अब आप सोच रहे हो यार 2003 में एक्ट बना तो 2002 में संस्था कैसे बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। 2002 में संस्था बनी, लेकिन उसके लिए अधिनियम नहीं पारित किया गया। अधिनियम उसके लिए 2003 में संसद में पारित किया गया, तो उस अधिनियम के तहत ये संस्था जो है तो बनी है। पहले संस्था बन गई थी, लेकिन हम जब बोलेंगे तो इस हिसाब से बोलेंगे कि 2003 के एक्ट के तहत ये संस्था बनी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल रियल ये है कि 2002 में संस्था बन गई और इस संस्था को एक कानूनी मान्यता देने के लिए 2003 में संसद में पारित किया गया। तो ये पूछा जा सकता है यूएसओएफ कब बना? 2002 में। भारत नेट को जो है तो किसके, हाँ, भारत नेट 2011 में चालू की गई थी परियोजना और 2015 में इसका नाम बदला गया था। 2011 में जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तब इस योजना का नाम था ओएफसी था। ओएफसी क्लियर, ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हो सकता है इसका, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम एक बार देख लीजिएगा, मेरे को याद नहीं आ रहा, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है या कुछ है, ये मैं अभी मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा, फिर भी आप एक बार देख लेना, सर्च कर लेना। ओएफसी नेटवर्क था इसका पुराना नाम, लेकिन 2015 में इसको भारत नेट दिया गया। जब मोदी गवर्नमेंट आई तो एक नया कॉन्सेप्ट लाया इन्होंने, नाम बदला इस परियोजना का, ठीक है। और मान लीजिए जैसे आपके मन में सवाल उठ रहा हो कि सर जैसे दूर दराज के गांव है जहां हम ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से नेट इंटरनेट नहीं प्रोवाइड करा पाते, तो वहां फिर हम क्या करें? तो वहां पे फिर सैटेलाइट के माध्यम से अपन वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराएंगे, सीधी सी बात, उपग्रहों के माध्यम से। फिर अब सोशल नेटवर्किंग समझ लेते हैं। सोशल नेटवर्किंग है क्या? सोशल नेटवर्किंग जो आप चलाते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, है क्या? एक मिनट, देखिए सोशल नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि सोशल मतलब समाज में जितने भी लोग हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपने विचारों को, अपनी रुचियों को, अपने वक्तव्य, अपने भाषण, अपने जो भी हमारे मन में चीज़ें, क्रियाकलाप चल रहे हैं उसको दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे के विचार, दूसरे के क्रियाकलाप, दूसरे की रुचि, दूसरे की मंशा, दूसरे की भावनाएं को हम तक आना, हमारी भावनाओं को तीसरे तक जाना, तीसरे की भावनाएं दूसरी तक जाना। मतलब सब लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हैं जहां हर व्यक्ति अपने विचारों को साझा कर सकता है, दूसरे के विचारों के से अवगत हो सकता है, अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, दूसरी की भावनाओं को समझ सकता है। तो इन सब को इकट्ठा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। इन सब को एक मंच पे लाने के लिए हर किसी की भावना, हर किसी का विचार, हर किसी की चॉइस, हर किसी की रुचि को एक जगह लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहते हैं। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल प्लस, माई स्पेस, इसमें लिखा हुआ फेसबुक, गूगल प्लस, माई स्पेस, आरकोड, ब्लॉग, याहू, ये सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब ध्यान रखिएगा, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ये दो प्रकार से फंक्शन करते हैं, दो प्रकार से वर्क करते हैं। एक तो इंटरनल होता है, इंटरनल सोशल मीडिया, ISMS, इंटरनल सोशल मीडिया साइट्स, और एक्सटर्नल सोशल मीडिया साइट्स। इंटरनल का मतलब ये होता है कि जैसे आप फेसबुक मान लीजिए चलाए, तो फेसबुक में एक ग्रुप आपने बना लिया, फेसबुक में आपने एक ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप में 150, 200, 500 लोग जुड़े हुए हैं, उसमें आप अपने वीडियो शेयर कर रहे हो, चित्र शेयर कर रहे हो, अपनी बातों को शेयर कर रहे हो, अपने विचारों को शेयर कर रहे हो। तो वो जो प्लेटफॉर्म होता है वो इंटरनल होता है, वो आंतरिक होता है, सीमित होता है। एक्सटर्नल का मतलब ये होता है, एक्सटर्नल सोशल मीडिया साइट्स का मतलब ये होता है कि पूरे विश्व स्तर पे, मतलब उसमें ग्रुप नहीं। जैसे आप फेसबुक चलाते हो नॉर्मली, तो उसमें किसी का भी विचार आ गया, किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई, किसी को भी आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, पूरा वर्ल्ड वाइड तरीके से खुला रहेगा, बाहरी तरीके से पूरे विश्व स्तर से आप जुड़े रहेंगे, उसमें ग्रुप वाला रोल नहीं रहेगा। तो जहाँ ग्रुप वाला रोल होगा इंटरनल, जहाँ पूरी तरह से वो खुला रहेगा, ओपन रहेगा सबके लिए, वो रहेगा एक्सटर्नल सोशल मीडिया साइट्स। पूछा जा सकता है कितने प्रकार से काम करता है, दो प्रकार से। सोशल मीडिया में पहला जो अपन देख लेते हैं ब्लॉग। ब्लॉग का फुल फॉर्म होता है वेबलॉग। ये ध्यान रखिएगा 99 में पीटर मरहोल्ज जब कारगिल का युद्ध भारत में हो रहा था,
1999 में, तब वेबलॉग या ब्लॉग की स्थापना हो रही थी 1999 में। ब्लॉग क्या होता है? कुछ नहीं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं उसमें। हमने लिख दिया कि भाई मैं ये हूँ, मुझे ये पसंद है, ये पसंद है, ये खाना पीना, ये दुनियादारी, लिख दिया मैंने सारी चीज़ उसमें, ठीक है। अब कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति है, उसने मेरे विचारों को पढ़ा, उसमें कमेंट कर सकता है, अरे भाई सही है यार, तुमको ये पसंद है, मेरे को भी ये पसंद है। अगर तुमको बटर स्कॉच पसंद है तो मेरे को भी बटर स्कॉच पसंद है। समझ रहे हो ना? अपने विचारों को व्यक्त करना। जैसे फेसबुक है, फेसबुक भी वैसे ही तो है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लिमिटेशन होती है, उसमें कुछ शब्द वगैरह और सारी चीज़ें रहती है, लिमिटेशन रहती है ब्लॉग्स में। और फेसबुक वगैरह में तो ओपन है, जितना लिखना चाहो लिख सकते हो, उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शन वाली कोई विशेष बात नहीं रहती। तो ये ब्लॉग हो गया, है ना। उसमें लोग कमेंट्स कर सकते हैं और अपने विचार भी दे सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। 1999 आपसे क्या प्रश्न बनेगा, कब बना? 1999 में। किसने बनाया? पीटर मलहोरिच। फुल फॉर्म हो सकता है वेबलॉग। फेसबुक 2004। फेसबुक की जो सहायक कंपनी है, अच्छा फेसबुक को किसने बनाया? मार्क जकरबर्ग ने, सब लोग जानते होंगे। 2004 सबसे ज़्यादा छाया हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वर्तमान में, ठीक है। 2009 में जब व्हाट्सएप आया तो ऐसा लगा कि फेसबुक की लोकप्रियता कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। व्हाट्सएप तो जहाँ पे है तो है, लेकिन फेसबुक की जो लोकप्रियता थी वो उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा, कम से कम या ज़्यादा भी हो सकती है, बढ़ी है। मतलब बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया फेसबुक। कहने का मतलब मेरा सीधा सा, फेसबुक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय पहले से हो गया है। फेसबुक की जो सहायक कंपनी ओक्यूलस VR, व्हाट्सएप, इंस्टा। अब आप सोच रहे हो कि ओक्यूलस VR, आप सोच रहे हो कि मैंने इसकी कॉपी की ओक्यूलस एकेडमी, नहीं। जब मैंने पढ़ा, मैंने अभी पढ़ा, जब पढ़ाने के लिए आपको पढ़ा मैंने, तो मेरे दिमाग में आया, अरे यार ये तो मैंने अपनी एकेडमी का नाम लिया है। जो मैंने अपनी एकेडमी का नाम लिया है ओक्यूलस, ये मेरे दिमाग की उपज है। मैंने इस चीज़ को सोचा, ऐसा मैंने किसी कॉपी नहीं किया। आप सोच रहे हो ना मैंने पढ़ा होगा, नहीं, ये मैंने बाद में पढ़ा, या हो सकता पहले पढ़ा भी रहा हूँ लेकिन ध्यान मैंने नहीं दिया। मेरे दिमाग में उपज हुई कि ओक्यूलस जो है, ओक्यूलस मतलब देखना एक तरह से होता है, जैसे देखना किसी चीज़ को। तो मैंने चैनल बनाया, तो भाई हम चैनल में वीडियो डालते हैं या कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसको व्यक्ति क्या करता है? देखता ही तो है। तो ओक्यूलस का वो मतलब देखना होता है एक तरह से, इसलिए मैंने वो नाम सोचा कि थोड़ा यूनिक नाम है, इसको अपन रख लेते हैं। तो ओक्यूलस नाम मतलब और कहीं भी है। ओक्यूलस VR एक कंपनी है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, जो फेसबुक की मदद करती है। तो ध्यान रखिएगा, आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। अगली क्लास में हमारी फिर मुलाकात होगी, वहाँ पे हम इसके आगे की बातचीत करेंगे और प्रयास करेंगे कि ये जो यूनिट है उसको कंप्लीट करें। यूनिट 9 की सब यूनिट को कंप्लीट करके और फिर हम रोबोटिक्स या कोई और नया चैप्टर स्टार्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।